हेलो एवरीवन, आप सभी का मॉडर्न ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सब बायोलॉजी के कोशिका यानी कि सेल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सेल को डिफाइन किया जाता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी की जो संरचना बनी हुई है यानी कि स्ट्रक्चर बनी हुई है वो भी कोशिका की वजह से। हमारी बॉडी के जो भी कार्य हो रहे हैं वो किसकी वजह से? कोशिका की वजह से। जिस तरीके से हमें घर बनाने के लिए एक छोटा सबसे पहले ईंट की जरूरत होती है, आपको पता होगा, ईंट से ही दीवार खड़े होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ, शरीर के अंगों का निर्माण हुआ है, वो कोशिका की वजह से हुआ। कोशिका का जो लैटिन भाषा में कि लैटिन नेम जो रखा गया है वो है सेलुला। और सेलुला शब्द का मतलब होता है क्या? स्मॉल रूम यानी कि लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरों से इसकी तुलना की गई है। अगर हम सेल स्टडी की बात करते हैं, जिस माध्यम से हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे अगर हम चर्चा करें कि डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि कोशिका की खोज, फादर ऑफ द सेल, जो कोशिका के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने कोशिका में सेल की खोज में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को इन्होंने देखा था। इन्होंने सबसे पहले बार्क ऑफ ट्री की अगर बात करें तो पेड़ के खाल में सबसे पहले देखा था। और किससे देखा था? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो सेल्फ डिजाइन, खुद के द्वारा तैयार किया गया एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिससे हम उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। छोटी यानी कि माइक्रो, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस कोशिका को इन्होंने देखा था वह कोशिका के स्वरूप में था डेड सेल यानी कि मृत कोशिका में था। और उसका जो स्ट्रक्चर का संरचना था वो हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह कोशिका दिख रहा था। साथ ही साथ अगर बात करें कोशिका के आकार की तो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, हनीकॉम्ब कैसा दिखता है? हेक्सागोनल शेप में, यानी कि अभी आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे इसका चित्र बनाया गया है। बात करते हैं अगर हम रॉबर्ट हुक के जितने भी रिसर्च किए गए, ऑब्जर्वेशन किए गए सेल के ऊपर, उन सब को एक किताब में दर्शाया गया, और जिस किताब का नाम बताया गया था क्या? माइक्रोग्राफी किताब बुक में इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं हम कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम बताया गया था माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा कहा गया है। अब इंसानों की अगर बात की जाए, ह्यूमंस मानव में बात की जाए कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, तो बताया गया है स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु कोशिका। और लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें ह्यूमन से, सबसे बड़ी कोशिका का इंसानों में बात करें तो उसको ओवम बताया गया, जिसे हम लोग अंडाणु के नाम से जानते हैं। स्पर्म का मतलब बताया गया शुक्राणु, और अंडाणु का मतलब ओवम का मतलब बताया गया अंडाणु। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमंस की अगर बात करें कि जो सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो उसका नाम बताया गया था न्यूरॉन्स। अब देखिए न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सुना होगा, जो इन चीजों को जोड़ता है और साथ ही साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काम करता है। अब देखिए अगर विभाजित कोशिका की बात करें तो विभाजन से शरीर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन किस कोशिका में होता है? तो लीवर सेल में होता है, सबसे ज्यादा लीवर सेल में होता है। लेकिन किस कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो हमारा क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेन है, दिमाग ही है, तो दिमाग में क्या होता है? चोट लगता है तो जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत से लोग कोमा पहुंचे क्योंकि ठीक नहीं कर पाता है। अब बाकी हमारे शरीर में कहीं भी हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, कहीं भी अगर कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं हाथ पांव कट जाता है, तो आप देखते हो कि यहाँ का हिस्सा कटने के बाद से फिर कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके बगल वाली कोशिका है विभाजन करने की क्षमता रखती है, वो अपना एक कोशिका उस दूसरे वाले के पास रख दे, वो 1 से 2 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे घाव भी बन जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि लिविंग सेल यानी कि सजीव कोशिका का जो खोज है किसने किया था, तो वो एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक्सर की बात करेंगे, जिन्होंने 1674 में 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका देखा था। और जो जीवित कोशिका देखा गया था वो स्वतंत्र जीवित शैवाल की अगर बात करें, इसका स्पाइरोगाइरस कहा गया था, वो जो तालाब के ठहरे हुए पानी में मिला था। और इसको देखने के लिए रॉबर्ट हुक की तुलना में जो माइक्रोस्कोप, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक के पास था, वो काफी ज्यादा डेवलप यानी कि उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट
हो चुके थे। बाद में इन्होंने रिसर्च के बाद जब लिविंग सेल्स यानी कि जीवित कोशिकाओं को देखा तो उसका नाम एनिमैकुलस रखा, और जिसे आज हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और यह एनिमैकुलस को बताया गया कि यह इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसकी तुलना की इतने छोटे जीव होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें नेक्ड आईज नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। आगे अगर बात की जाती है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, तो जो अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम रहा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि केंद्रक की खोज की थी। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी। अब जो केंद्रक है वो कोशिका का ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन कहा गया, दिमाग कहा गया। न्यूक्लियस को बोला गया कि ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क है। जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्रेन दिमाग का है, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, कार्य करने के का मैसेज यानी संदेश पहुंचा रहा है, उसी तरीके से कोशिकाओं में भी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियस होता है, जिसे केंद्रक के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो खोज हुआ था वह किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। अब हम आगे जरा पढ़ते हैं सेल के बारे में। अब हम आगे कोशिका के बारे में बात करेंगे कि कोशिका को संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया, मींस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर cells are divided into two categories. First one is a unicellular organism and second one is a multicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि सर वे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे प्रोटोजोआन्स में हमारे अमीबा, पैरामीशियम्स, यह सब जीव पाए जाते हैं। और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो सर वे जीव जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, मींस विच ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। और साथ ही साथ उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस यानी कि विशेष कार्य भी होते हैं। और इसकी बात अगर एग्जांपल्स की बात करें कि सर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन से जीव आते हैं, तो मेटोजोआन्स यानी कि जैसे हायर प्लांट्स और एनिमल्स, उच्च कोटि के पादप पौधे या जंतु पाए जाते हैं। अब देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी हमने आपसे चर्चा किया कि सर हायर प्लांट्स के एनिमल्स, और आपको बताया भी गया कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सबके विशेष अपने कार्य होते हैं, शरीर के विशेष कार्य होते हैं। कैसे? तो हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि अभी लास्ट थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी कि सेल, कोशिका जो जीवन की छोटी इकाई है, जिस तरीके से ईंट मिल करके दीवार और दीवार से कमरे और कमरे से एक घर यानी कि मकान का निर्माण होता है, उसी तरीके से सेल यानी कि कोशिका के आपस में मिलने से, जुड़ने से और एक ही प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से टिश्यूज, उत्तक का निर्माण होता है। और टिश्यूज को जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स यानी कि अंग का निर्माण होता है। अंग यानी जैसे आपका हार्ट, हृदय हो गया, ठीक है, लंग्स, फेफड़े हो गए, लीवर, यकृत, ऐसे सभी प्रकार के अंगों का निर्माण हमारे सेल और टिश्यूज से होते हैं। ठीक है, ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं, और हमें पता है हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। तो जब ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, यह सारे के सारे तंत्र जुड़ करके आपस में अपने अलग अलग कार्यों को प्रदर्शित करते हैं हमारे शरीर में। ऑर्गन सिस्टम से ही एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है वो किससे? सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। आगे हम बात करेंगे सेल के शेप्स और साइज के बारे में, वो अगली वीडियो में।